आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की वीडियो में। आइए जानते हैं क्या कुछ बीता है रूस यूक्रेन युद्ध में बीते 24 घंटे में। आपको एक आसान भाषा में एक बहुत अच्छी रिपोर्ट देने की नाकाम कोशिश मैं फिर से करूंगा, और कुछ एक दो खबरें इजराइल और मे भी अमेरिका से भी लास्ट में बता दूंगा, जो कि शायद इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम ओडेसा फ्रंटलाइन से। ओडेसा फ्रंटलाइन में कुछ दृश्य निकल कर आए थे, ये कुछ ही दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी हो सकती है, अन्यथा ये डिस्ट्रक्शन है। रूसी ड्रोन स्ट्राइक्स और मिसाइल स्ट्राइक्स के बाद क्या नतीजा होता है, ये हमें कुछ देखने को मिला थोड़ा सा। इट वॉज द फिफ्थ अंटिल द फिफ्थ डे ऑफ द ब्लैकआउट। लगातार 5-6 दिन से ब्लैकआउट हो रखा है ओडेसा राज्य के ज्यादातर इलाकों में, जब से यहाँ का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया गया है रूसी ड्रोन्स के द्वारा। और इस पर जो रिस्पांस भी आया है यूक्रेनियन अथॉरिटीज का, ये बहुत खराब आया है। आम नागरिकों के लिए बहुत बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। लगातार 5-6 दिन से यहाँ पर बिजली के नाम पर कुछ भी नहीं है ओडेसा इलाका, ओडेसा राज्य में। इनफैक्ट अगर बात करें तो सरकारी ऑफिसेस में भी पूरी तरीके से 100% बिजली गायब है पिछले 5-6 दिनों से। कोई बैकअप सिस्टम भी नहीं है। जिनके पास कुछ सोलर पैनल्स होंगे शायद वो कुछ उपयोग कर पा रहे होंगे, अपने सोलर पैनल्स का उपयोग करके कुछ बिजली स्टोर कर पा रहे होंगे बैटरीज में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिपोर्ट, नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस के लिए बीते 24 घंटे में 70 यूक्रेनियन सैनिक, 21 मोटार व्हीकल, 2 आर्टिलरी गन, ये सब नुकसान बताए गए थे। बात करते हैं सफलताओं की। आज का पहला मैप अपडेट देखने को मिलता है रूस के खाते में। ये लाल रंग में मैदानी इलाके आप देख सकते हैं। एक गांव स्तिपोवे इसको कहा जा सकता है कि ये पूरी तरीके से रूसी सेना के कब्जे में आ चुका है, कंट्रोल में आ चुका है। हालांकि ये गांव के नाम पर क्या है आप देख ही पा रहे हैं, इसमें घर कितने हैं ये भी समझ पाना मुश्किल है। शायद 4-5 घर होंगे कुल, लेकिन हाँ, अब लिखा है मैप पर कि ये गांव है स्तिपोवे नाम का, तो फिर काउंट कर ही लेते हैं। और उत्तरी छोर में यहाँ तक रूसी सेना पहुंच चुकी है। ये गांव का नाम आप रीड कर ही पा रहे हैं। यहाँ पर से फार्म हाउस से एफपीवी ड्रोन वीडियो सबूत पहचाने गए थे, जिसके आधार पर ये बदलाव कर दिए गए। इसमें काफी सारी ट्रेंचेस और फोर्टिफिकेशंस भी शामिल है। फोर्टिफिकेशंस यानी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, यूक्रेनियन सेना के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, जहां पर यूक्रेनियन सैनिक अपनी जो पोजीशंस है उनको होल्ड करते हैं, यानी रक्षा करते हैं एक प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। हुलियापोल शहर में एक सफलता, ये आज की दूसरा मैप अपडेट है और ये भी रूस के खाते में देखने को मिलता है। ये कुछ रिहायशी इलाका है जहां पर एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो पहचाने गए थे यूक्रेनियन सेना की ओर से, और जिसके आधार पर ये बदलाव कर दिए गए हैं। वोस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट हम देखते हैं तो 245 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र किया गया है। इसमें 4 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 12 मोटार व्हीकल और कुछ अन्य नुकसान। उत्तरी छोर में देखें तो यहाँ पर कुछ कंटेस्टेड इलाके, कुछ फ्लैग आइकन्स हमें देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब, अगर मैं कुछ सिंपल एरोस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूं तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्थिति हो चुकी है, और एक और एरो में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी उत्तरी छोर में कोशिश कर रही है रूसी सेना। आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते हम आ जाते हैं पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड। हाँ, पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड में आप देख सकते हैं क्या हाल है। कंटेस्टेड इलाके और बढ़ चुके हैं। ये बीचों बीच में थोड़ा सा जो इलाका है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं यूक्रेनियन सैनिक, इनको क्या मोटिवेट कर रहा है अभी तक यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए, ये बता पाना अब मेरी समझ से बाहर है। खैर, सोर्सेस के द्वारा क्या रिपोर्ट किया जा रहा है ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अगर ये जल्दी लोड हो जाए, ये आप देख सकते हैं ये हाल होकर रखे हैं। पक्रोव्स्क मिर्नोग्राड के अलग अलग सोर्सेस के द्वारा अलग अलग तरीके से रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन ओवरऑल स्थिति यही है कि यहाँ पर कुछ शायद 100, 200, 300 सैनिक में भी, शायद 100-200 ही बोलूंगा, अब 200 के ऊपर बोलना भी एक थोड़ा सा अजीब बात होगी। 100-200 सैनिक शायद यहाँ पर फंसे हुए हैं अभी भी, जो कि पता नहीं क्यों अभी भी हार नहीं मान रहे हैं। मे बी इनका अपना फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। यू ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 195 यूक्रेनियन सैनिकों का नुकसान, 4 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 14 मोटार व्हीकल, 3 आर्टिलरी गन, ये सारे नुकसान देखने को मिले थे। शायद मैंने सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट नहीं पढ़ी, ये भी पढ़ते हैं हम।
सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में 545 यूक्रेनियन सैनिक, 5 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 10 मोटार व्हीकल इत्यादि ये सब नुकसान देखे गए थे। और इसके बाद आगे बढ़े तो बहुत कुछ खास नहीं, कोई मैप अपडेट तो नहीं दिखाई दिया। कुछ कंटेस्टेड इलाके हैं जस के तस। आगे बढ़े कुपियांस्क की थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। कुपियांस्क में स्थितियां और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी हैं। कंफ्यूजिंग मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर कुछ वीडियो सबूत एक दो निकल कर आए थे, लेकिन ये 17 दिन पहले के हैं। जी हाँ, आर्काइवल 17 डेज, यानी ये 17 दिन पहले के हैं। और 17 दिन पहले की वीडियोस के आधार पर मतलब 17 दिन की वीडियोस, 17 दिन पहले की वीडियोस के साथ समस्या ये है कि इनके आधार पर हम कुछ मैप नहीं कर सकते। बीते 17 दिन में रूस के द्वारा कितने काउंटर अटैक्स किए गए, यूक्रेन के द्वारा कितने काउंटर अटैक्स किए गए, ये पहचान पाना असंभव है। कोई नहीं पहचान सकता इसको वीडियो सबूत के बिना। एटलीस्ट हमारी नीति में अगर कोई व्यक्ति के पास बहुत ही ज्यादा उड़ता उड़ता सोर्स है, जो कि यहाँ पर फ्रंट लाइन में एक ड्रोन की तरह उड़ता रहता है हर समय, तो ये एक अलग स्थिति हो जाती है। बाकी मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। ज़ैपाट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट भी देखेंगे। अभी के लिए कुपियांस्क को हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा अजीब है और ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि यहाँ पर किस सेना की किस तरीके से क्या स्थिति है, क्या सफलता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा और इंतजार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं हमारे पास अभी के लिए। ज़ैपाट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट, 200 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र और एक अमेरिकन मेड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 2 टर्किश मेड कोबरा आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 13 मोटार व्हीकल इत्यादि कुछ नुकसान बताए गए थे। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट लास्ट में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये आखिरी रिपोर्ट होगी। 150 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें जिक्र था और साथ ही साथ कुछ एरोज बना के मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पर निचले इलाके में एडवांस करने की कोशिश कर रही है रूसी सेना और मे भी शायद इसमें कुछ सफलता इनको मिल भी रही होगी। एक एरो लास्ट में मैं ड्रॉ कर देता हूं कुछ इस तरीके से। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। बेलगोरोड शहर से थोड़ा उत्तर में जाएं तो यहाँ पर कुछ यूक्रेनियन स्ट्राइक्स देखी गई थी। मैं थोड़ा इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ये बहुत जल्दी लोड हो जाए, लेकिन देखते हैं। जी हाँ, ये ड्रोन स्ट्राइक्स हैं। ये ड्रोन हमले किए गए थे यूक्रेनियन सेना द्वारा, जिसमें कि कुछ रूसी गाड़ियों को तबाह किया गया था। अब ये सेना की गाड़ियां थी या आम नागरिकों की गाड़ियां, ये नहीं पहचाना जा सका है, लेकिन हाँ, हमले पहचाने गए हैं। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट, इसमें एक रिपोर्ट में 47 यूक्रेनियन ड्रोन्स का जिक्र है और एक और रिपोर्ट की बात करें तो इसमें 17 और 13 यानी 30, हाँ 30 यूक्रेनियन ड्रोन्स का जिक्र है। अब 47 और 30 आप जोड़ लीजिएगा, ये कितना निकल कर आता है। और द शिप डैमेज्ड, ये वही सबमरीन के बारे में बात हो रही थी। अब वेसल वाज डैमेज्ड इन एन एयर स्ट्राइक बाय द यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस इन द पोर्ट ऑफ रोस्टोव ऑन डॉन। नहीं, ये उससे अलग बात है। देयर आर कैजुअलिटीज द गवर्नर रिपोर्टेड। इससे ज्यादा कुछ खबर निकल कर नहीं आई। कहने का मतलब कि यूक्रेनियन ड्रोन हमले हुए थे। अब ये नेवी ड्रोन हमले हैं या एयर ड्रोन, जो हवा में आसमान में उड़ते हैं ड्रोन, इनके द्वारा हमले किए गए थे, ये भी इसमें स्पष्ट नहीं किया गया। ये हमें कल की वीडियो में पता चलेगा। मैं कोशिश करूंगा, अगर मैं उपलब्ध हो पाता हूं कल, तो मैं दोपहर में एक वीडियो शूट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आजकल रूसी सबमरीन्स और रूसी शिप्स के ऊपर ये जो ड्रोन हमले हैं यूक्रेन के, ये बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये है रोस्टोव ऑन डॉन का पोर्ट, यानी यहाँ का बंदरगाह जहां पर ये हमले हुए थे। रूस से बात कर लेते हैं। आइकन्स बहुत सारे हैं, लेकिन इन शॉर्ट में आपको बताऊं तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, विदेश मंत्री, और कुछ और यहाँ पर एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं। बहुत ज्यादा कोई खास एग्रीमेंट नहीं है, गैस स्वैप एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, यानी दोनों देश एक दूसरे की गैस खरीद बेच सकते हैं। इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को चलने में सहायता होगी। फायदा कुछ नहीं होगा बहुत खास, क्योंकि एक दूसरे की गैस दोनों ही देश खरीदेंगे तो इसमें फायदा क्या है दोनों को।
लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की जो वर्किंग है ये और इसमें हेल्प मिलेगी, जाहिर तौर पर अर्थव्यवस्था में इसका योगदान होगा। इस वजह से ये थोड़ा जरूरी हो जाता है कई बार। और कुछ और यहाँ पर कंसल्टेशन प्रोग्राम्स हुए थे, बातचीत दोनों ही देशों की फॉरेन मिनिस्ट्री के बीच में जारी रहेगी। फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के बारे में एक रिपोर्ट निकल कर आई है। यहाँ पर इसमें लिखा है कि यूक्रेन में जो करप्शन स्कैंडल सामने आए हैं, इन्होंने यूक्रेनियन सैनिकों का जो आत्मबल है, आत्मविश्वास है, इसको काफी चोट पहुंचाई है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा खास बात है नहीं। एक खबर ये जरूर है कि सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया, रूस का सेंट्रल बैंक, ये जो यूरोप के द्वारा रूस की संपत्ति की चोरी की गई है, 210 बिलियन यूरोज की चोरी की गई है, इसका हर्जाना लेगा। अब किस तरीके से लेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ जरूर लेगा। रशिया कुड confiscate 127 billion in Western assets in response to the theft of its frozen funds for aid to Ukraine। एक तरीका ये हो सकता है कि रूस में जो पश्चिमी देशों की, यूरोपियन यूनियन की जो संपत्ति है 127 बिलियन यूएस डॉलर्स, इसको जब्त कर सकता है। हालांकि फिर भी रूस नुकसान में ही रहेगा, क्योंकि रूस की बहुत सारी संपत्ति थी यूरोपियन यूनियन में, और यूरोपियन यूनियन के देशों की भी बहुत सारी है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जितनी रूस की थी यूरोपियन यूनियन में। और भी तरीके खोजे जाएंगे, ये तो मात्र एक तरीका है, इसके अलावा और भी तरीके अपनाए जाएंगे रूस के द्वारा अपनी जो नुकसान है इसकी भरपाई करने के लिए। यूक्रेन से देखें कुछ खबरें। सबसे पहले एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट, 82 अटैक ड्रोन्स का इसमें जिक्र है, ये रूस ने इस्तेमाल किए थे बीते 24 घंटे में। जेलेंस्की ने कहा था हाल ही में कि अमेरिका हमें अभी नाटो में नहीं चाहता है, लेकिन हालात बदल सकते हैं। एवरीथिंग कैन चेंज, सब कुछ बदल सकता है। नेता बदल सकते हैं, कुछ राजनीति छोड़ सकते हैं, कुछ मारे जा सकते हैं। जी हाँ, पॉलिटिशियंस चेंज, सम लीव सम डाई। इसका मतलब क्या है? दैट्स लाइफ, जेलेंस्की सेड। ये जिंदगी का भाग है, कुछ छोड़ देंगे राजनीति, कुछ मारे जाएंगे। इस लाइन से क्या कहना चाहते थे? ये बहुत खतरनाक बातें हो सकती हैं। क्या वाकई में यूक्रेन की इंटेलिजेंस सर्विसेज राष्ट्रपति ट्रंप को टारगेट करेंगी? क्या आपको लगता है ये? आप अपनी राय जरूर लिखकर आप बता सकते हैं। मैं आपकी राय जरूर रीड करना चाहूंगा। खैर, इनका चेहरा देखिए, ये चेहरा इनका बहुत ज्यादा अब अजीब होता जा रहा है धीरे धीरे। बहुत ज्यादा ओवरडोज के कारण इनका चेहरा अजीब होता जा रहा है। मैं किस चीज की ओवरडोज की बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा आगे। बैंकरप्सी, यूक्रेन इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बैंकरप्सी। हालांकि ये बात झूठ है, क्योंकि यूक्रेन ऑलरेडी एक बैंकरप्ट देश है। बैंकरप्सी आने का कोई अब कारण नहीं है। यूक्रेन बैंकरप्ट है, यूक्रेन की कोई इकोनॉमी नहीं है, यूक्रेन एड पर जिंदा है, और कितने समय तक रहेगा ये कोई नहीं बता सकता। और कुछ आगे देखें तो हाँ, यूक्रेन की जो नेशनल करेंसी है ये अपने सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर आ गिरी है। 50 ये जो भी है, ये कुछ अजीब नाम है, आप रीड कर लीजिएगा, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। 50 की संख्या पर आ चुकी है, ये बहुत लोवेस्ट है, ये इतिहास में सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, इससे नीचा कुछ नहीं हो सकता। जेलेंस्की ने कुछ और बातें कही थी कि रूस यहाँ पर ये मानते हैं कि इस बात को कि रूस अंतहीन समय तक, जितने लंबे समय तक रूस चाहे ये युद्ध जारी रख सकता है, और यूक्रेन यूरोप पर निर्भर है। और कुछ बातें बोले तो स्प्रिंग तक अगर यूक्रेन को और सहायता नहीं आई यूरोपियन यूनियन की ओर से, जो कि रूस की संपत्ति की चोरी की गई है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, उसी पैसे से अगर सहायता और ज्यादा नहीं भेजी गई यूक्रेन को, तो जो अटैक ड्रोन्स हैं या एफपीवी ड्रोन्स हैं या नेवल ड्रोन्स हैं, इनका जो प्रोडक्शन है इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा यूक्रेन को, ऐसा इन्होंने कहा था। Zelensky commented on Putin's speech। इन्होंने कहा था टुडे वी हर्ड फ्रॉम मॉस्को अनदर सिग्नल दैट दे आर प्रिपेयरिंग नेक्स्ट ईयर फॉर अ ईयर ऑफ वॉर। इन्होंने बताया था कि इनको मालूम है कि रूस अगले साल भी युद्ध की तैयारी कर रहा है। रूस तो कर ही रहा है, क्योंकि रूस को पता है कि यूरोपियन यूनियन किसी भी हाल में ये युद्ध बंद होने नहीं देगा। कुछ एक दो खबरें वेनेजुएला के बारे में, ये एक दो दिन पहले की ही खबर है, लेकिन मैंने आज इसको फिर से पिन कर दिया है यहाँ पर। टोटल नेवल ब्लॉकेड,
अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर टोटल नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। नेवल ब्लॉकेड का मतलब है अमेरिका ने यहाँ पर रोक लगा दी है वेनेजुएला के आसपास के समुद्रों पर, समुद्र के आसपास। और इसका मतलब यह है कि अमेरिका ने स्पष्ट कह दिया है कि अमेरिका जब चाहे जिस जहाज को चाहे यहाँ पर मार गिरा सकता है इस समुद्री इलाके में। और आज उम्मीद की जा रही थी कि वैसे ट्रंप युद्ध अनाउंस कर देंगे, 18 तारीख को ही अनाउंस कर देंगे, लेकिन इनके द्वारा अनाउंस किया नहीं गया, उल्टा केवल इनके द्वारा अपनी नीतियों की तारीफ की गई, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं था। आखिरी खबर मैं बता देता हूं इजराइल से। इजराइल ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी गैस डील इजिप्ट के साथ की है। इजिप्ट के साथ सबसे बड़ी गैस डील नहीं, इजराइल ने अपने इतिहास में सबसे बड़ी गैस डील की है एक बार में, जिसकी कीमत 35 बिलियन यूएस डॉलर से ये इजिप्ट के साथ है। इतनी की गैस इजराइल खरीदेगा लंबे समय में इजिप्ट के साथ। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा अपनी राय लिखकर। हैव अ गुड डे, बाय बाय।